विशिष्ट आंदोलनों से जुड़े व्यक्तित्व। स्वदेशी मूवमेंट। लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी का संदेश पूना और बॉम्बे में फैलाया और देशभक्ति की भावनाओं को जगाने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सवों का आयोजन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति है। उन्होंने सहकारी स्टोर खोले और स्वदेशी वास्तु प्रचारिणी सभा की अध्यक्षता की। लाला लाजपत राय इस आंदोलन को पंजाब और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में ले गए। उनके उद्यम में अजीत सिंह ने उनकी सहायता की थी। उनके लेख, जो कायस्थ समाचार में प्रकाशित हुए, ने तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता का समर्थन किया। सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। दिल्ली। बंगाल के विभाजन के बाद राजनीति में आने वाले चिदंबरम पिल्लई ने स्वदेशी आंदोलन को मद्रास में फैलाया और मिलों में काम करने की स्थिति के विरोध में तूतीकोरिन कोरल मिल की हड़ताल का आयोजन किया। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के व्यापार एकाधिकार को तोड़ने के लिए मद्रास प्रांत के पूर्वी तट पर तूतीकोरिन में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। उन्होंने फ्रांस से एसएस लावो और एसएस गैलिया खरीदा और तूतीकोरिन और कोलंबो, श्रीलंका के बीच नियमित सेवाएं शुरू की। हालांकि अंग्रेजों ने उनके प्रयासों को दबाने की पूरी कोशिश की। उनके जहाजों ने वंदे मातरम से अलंकृत झंडे लहराए। 1908 में उन्हें उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए देशद्रोह के लिए 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्हें एक राजनीतिक कैदी के रूप में नहीं देखा गया था, लेकिन कथित तौर पर उन्हें कड़ी मेहनत और यहां तक प्रताड़ित भी किया गया था। हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को कम कर दिया था और उन्हें 1912 में रिहा कर दिया गया था। उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके वकील का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और वे अभ्यास नहीं कर सकते थे। उन्होंने रोजी रोटी के लिए दुकान खोली। एक विद्वान। उन्होंने तमिल कविता में अपनी आत्मकथा लिखी। उन्होंने यह भी लिखा, थिरुकुरल पर टीका और तमिल व्याकरण की प्राचीन कृतियों का संकलन, थोल्कापियम। चरमपंथी कबीले के बिपिन चंद्रपाल ने विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। वह था न्यू इंडिया के संपादक। पटना के लियाकत हुसैन ने बहिष्कार का सुझाव दिया और 1906 में ईस्ट इंडियन रेलवे हड़ताल का आयोजन किया। उन्होंने मुसलमानों में राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने के लिए उर्दू में उग्र लेख भी लिखे। उन्हें गजनवी, रसूल, दीन मोहम्मद, दीदार बख्श, मोनीरुज्मा, इस्माइल हुसैन, सिराजी, अब्दुल हुसैन और अब्दुल गफ्फार जैसे अन्य मुस्लिम स्वदेशी आंदोलनकारियों का समर्थन प्राप्त था। एक स्वदेशी राजनीतिक नेता श्याम सुंदर चक्रवर्ती ने हड़ताल आयोजित करने में मदद की। वह बंगाली क्रांतिकारियों के पबना समूह में से एक थे। वह एक राष्ट्रवादी पत्रकार थे, जो क्रांतिकारी पत्रिका संध्या के उपसंपादक थे। बाद में बंगाली राष्ट्रवादी समाचार पत्र वंदे मातरम में इसके संपादक अरबिंदो घोष के सहायक के रूप में शामिल हुए। बाद में इसके संपादक बने। 1908 में उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उन्हें बर्मा निर्वासित कर दिया गया था। बहुत बाद में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहिंसक तरीकों के समर्थक बन गए। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने विभाजन को लागू किए जाने के दिन शोक और विरोध के निशान के रूप में अरंधन, चूल्हा जलाए रखना, का पालन करने का आह्वान किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने के लिए कई गीतों की रचना की और राष्ट्रीय गौरव को जगाने के लिए बंगाली लोक संगीत को पुनर्जीवित किया। उन्होंने कुछ स्वदेशी स्टोव भी स्थापित किए और रक्षा बंधन, भाईचारे की निशानी के रूप में एक दूसरे की कलाई पर धागे बांधना के पालन का आह्वान किया। अरबिंदो घोष शेष भारत में आंदोलन का विस्तार करने के पक्ष में थे। उन्हें देशभक्ति की सोच और भारतीय परिस्थितियों और संस्कृति से संबंधित शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया था।
वह वंदे मातरम के संपादक भी थे और अपने संपादकीय के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन की भावना में हड़तालों, राष्ट्रीय शिक्षा आदि को प्रोत्साहित करते थे। उन्हें जतींद्रनाथ बैनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष, जिन्होंने अनुशीलन समिति का प्रबंधन किया, द्वारा सहायता प्रदान की थी। सखाराम गणेश देउस्का महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन बंगाल में रहते थे। वह अरबिंदो घोष के करीबी सहयोगी और बंगाली के एक अच्छे लेखक थे। वह शायद अपनी पुस्तक देश कथा के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिसमें भारत के ब्रिटिश शोषण का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में देउस्का ने देश की स्थिति और ब्रिटिश शासन की अच्छाई और बुराई, इस देश के लोगों की मानसिक गिरावट, जो सम्मोहित हो चुके थे और उनके दिमाग को अंग्रेजों या पश्चिम द्वारा जीत लिया गया था, की बर्बादी पर विचार किया। बंगाल के किसान और कारीगर और स्वदेशी उद्योगों का पतन। देउस्का ब्रिटिश शासन के तहत भारत की आर्थिक स्थितियों पर नौरोजी और दत्त के लेखन से प्रभावित थे और इस विचार को जनता के बीच फैलाने के लिए स्थानीय भाषा में लिखा। यह पुस्तक बेहद लोकप्रिय साबित हुई और स्वदेशी आंदोलन के लिए प्रेरणा का काम किया। सरकार ने 1910 में इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया और सभी उपलब्ध प्रतियों को जब्त कर लिया, लेकिन तब तक इसे असंख्य लोगों ने पढ़ा था। देउस्का को बंगाल में शिवाजी उत्सव की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। स्वराज शब्द का सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक प्रयोग देउस्का ने शिवाजी 1902 पर अपने पैम्फलेट में किया माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक जानकीनाथ घोषाल की बेटी सरला देवी घोषाल, चौधरानी, रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। एक उज्ज्वल छात्र, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के बैथ्यून कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की और उस विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी और पद्मावती स्वर्ण पदक प्राप्त किया। कलकत्ता लौटने से पहले उन्होंने मैसूर के महारानी गर्ल्स स्कूल में सहायक अधीक्षक के रूप में कुछ समय तक काम किया, जहां उन्होंने बंगाली पत्रिका भारती पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने स्कूली बच्चों के बीच स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक किताब अहितकनिका लिखी और एक भूमिगत क्रांतिकारी समूह भी शुरू किया, क्योंकि उनका मानना कि आक्रामकता और हिंसा ही अंग्रेजों से आजादी पाने का एकमात्र तरीका है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संगीत में योगदान दिया और क्रांतिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए गए कई अन्य गीत लिखे। वह स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने वाली पहली व्यक्ति थीं और उन्होंने कलकत्ता के बोऊ बाजार पड़ोस में लकीर भंडार नामक एक दुकान खोली, जिसमें केवल स्वदेशी उत्पाद बेचे जाते थे। सरला देवी ने भारत स्त्री की स्थापना की। महामंडल अखिल भारतीय महिला संगठन एक अग्रणी उद्यम। यह इलाहाबाद, लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, कराची, हैदराबाद, कानपुर और कलकत्ता में एक अर्ध क्रांतिकारी समूह था। पंजाब की एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रामभाजा दत्ता चौधरी से शादी की, वह अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। उन्होंने महिलाओं के लिए कई संघ और संगठन खोलने के अलावा पंजाब में अपना क्रांतिकारी काम जारी रखा, जिनमें से एक विधवाओं के लिए घर था। वह संपादक और प्रकाशक के रूप में अखबार हिंदुस्तान से जुड़ी थी। अपने जीवन के अंत में वह अपनी जीवनी जिबोनेर झोरा पाटा, मेरे जीवन की बिखरी हुई पत्तियां लिखने में शामिल थीं। उदारवादी राष्ट्रवादी राय रखने वाले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने द बंगाली जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से शक्तिशाली प्रेस अभियान शुरू किए और जनसभाओं को संबोधित किया। उन्हें कृष्ण कुमार मित्रा और नरेंद्र कुमार सेन ने सहायता प्रदान की। एक स्कूली शिक्षक अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए स्वदेश बंधन समिति की स्थापना की और उनके विरोध में बारीसाल के मुस्लिम किसानों का नेतृत्व किया। प्रोमोथा मित्तर, बरिंद्र कुमार घोष, जतींद्रनाथ बैनर्जी ने कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। जी.के.
गोखले, भारत के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष। राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। अब्दुल हलीम गुज़नवी, एक जमींदार और एक वकील, ने स्वदेशी उद्योग स्थापित किए और अरबिंदो घोष को बंगाल के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों का विस्तार करने में मदद की। अबुल कलाम आजाद ने उनकी सहायता की थी। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज प्राप्त करना है। आचार्य पीसी रॉय ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। मुकुंद दास, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्रलाल रॉय, गिरिंद्र मोहिनी दासी, सैयद अबू मोहम्मद ने स्वदेशी विषयों पर देशभक्ति गीतों की रचना की। गिरीश चंद्र घोष, क्षीरोदय प्रसाद विद्या विनोद और अमृतलाल बोस नाटककार थे जिन्होंने अपने रचनात्मक प्रयासों के माध्यम से स्वदेशी भावना में योगदान दिया। स्वदेशी कार्यकर्ता अश्विनी कुमार बैनर्जी ने बज में जूट मिल के मजदूरों को इंडियन मिलहर्स यूनियन बनाने का नेतृत्व किया। अगस्त 1906 में सतीश चंद्र मुखर्जी ने अपनी डॉन सोसाइटी के माध्यम से स्वदेशी नियंत्रण के तहत एक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया। अमृत पत्रिका समूह के मोतीलाल घोष ने देशभक्ति की भावनाओं को जगाने के लिए अखबार में कई ज्वलंत लेखों का योगदान दिया और उग्रवाद के पक्षधर थे। ब्रह्मबंधब उपाध्याय अपनी संध्या के माध्यम से और युगांतर पर इंद्र कुमार से जुड़े एक समूह द्वारा लाया गया। घोष ने स्वराज और स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। जोगेंद्र चंद ने मार्च 1904 में छात्रों को तकनीकी और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने की सुविधा के लिए धन जुटाने के लिए एक संघ की स्थापना की। कासिम बाजार के जमींदार मनिंद्र नंदी को संरक्षण दिया गया। कई स्वदेशी उद्योग। कालीशंकर सुकुल ने स्वदेशी आंदोलन पर कई पर्चे निकाले और तर्क दिया कि एक नए प्रकार का व्यवसाय वर्ग होना चाहिए। राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यूपी का छात्र सुंदर लाल आतंकवाद की तरफ खींचा गया था। कुंवरजी मेहता एंड कल्याणजी मेहता began organizational work through the पाटीदार युवक मंडल। लाला हरकिशन लाल ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। ब्रह्मो झुकाव समूह के माध्यम से पंजाब जिसने ट्रिब्यून शुरू किया। समाचार पत्र। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना की। मोहम्मद शफी और फजल हुसैन के नेता थे। पंजाब में मुस्लिम समुदाय बहिष्कार के बजाय रचनात्मक स्वदेशी में शामिल है। वी कृष्णस्वामी अय्यर ने मालापुर समूह का नेतृत्व किया। मद्रास प्रेसिडेंसी। जी सुब्रमण्यम अय्यर, टी प्रकाशम और एम कृष्ण राव दक्षिण में अन्य नेता थे, लेकिन वी के अय्यर, प्रकाशम और कृष्ण राव ने 1904 में मसूलीपट्टनम में किस्तना पत्रिका की शुरुआत की। तमिल क्रांतिकारी समूह के सदस्य और एक प्रख्यात कवि सुब्रमण्य भारती ने तमिल क्षेत्रों में राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रभात कुसुम रॉय चौधरी, अथानसुए अपूर्व कुमार घोष वकील थे जिन्होंने श्रमिकों को संगठित करने में मदद की। प्रेमतोष बोस एक अन्य अग्रणी श्रमिक नेता थे। हेमचंद कानूंगो पहले क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे और पेरिस से लौटने के बाद वे सैन्य प्रशिक्षण लेने के लिए वहां गए थे। कलकत्ता में एक संयुक्त बम फैक्ट्री और धार्मिक स्कूल स्थापित किया गया था। दो क्रांतिकारियों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को कैनेडी की हत्या कर दी थी। पुलिनदास ने बर्राहो के साथ दक्कन अनुशीलन का आयोजन किया। डकैती अपने पहले बड़े उद्यम के रूप में मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू प्रांतीय सरकारों और गैर राजनीतिक स्वदेशी आंदोलन के साथ सहयोग के पक्ष में थे। सचिंद्रनाथ सान्याल एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरे। मोक्षदाचरण समाध्याय के संपर्क के माध्यम से बनारस। ब्रह्मबंधब की मृत्यु के बाद संध्या के संपादक सावरकर बंधुओं ने 1899 में मित्र मेला की स्थापना की और सीधे तौर पर महाराष्ट्र में उग्रवाद में शामिल थे।
दिनशो वाचा ने महाराष्ट्र में मिल मालिकों को धोती को कम कीमतों पर बेचने के लिए राजी किया। असहयोग आंदोलन। एम.के. गांधी ने मार्च 1920 में अहिंसक असहयोग आंदोलन के अपने सिद्धांत की घोषणा करते हुए एक घोषणा पत्र जारी किया। वह आंदोलन के पीछे मुख्य शक्ति थे और उन्होंने लोगों से स्वदेशी सिद्धांतों और आदतों को अपनाने का आग्रह किया, जिसमें हाथ कताई, बुनाई और अस्पृश्यता को दूर करने के लिए काम करना शामिल था। उन्होंने 1921 में अपने राष्ट्रव्यापी दौरे के दौरान लाखों लोगों को संबोधित किया। उन्होंने फरवरी 1922 में यूपी के चौरी चौरा में हुई हिंसा के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया। सी.आर. दास ने 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया और आंदोलन को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई। एक सफल वकील, उन्होंने कानून अदालतों का बहिष्कार किया और एक आकर्षक अभ्यास छोड़ दिया। उनके 3 अधीनस्थों और समर्थकों, मिदनापुर में बीरेंद्रनाथ संसल, चटगांव में जे.एम. सेनगुप्ता और कलकत्ता में सुभाष बोस ने हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने में प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू ने असहयोग का प्रचार किया और सरकारी नीतियों द्वारा शोषित किसानों के मुद्दों को उठाने के लिए किसान सभाओं के गठन को प्रोत्साहित किया। वह आंदोलन को वापस लेने के गांधी के फैसले के खिलाफ थे। एक बंगाली राष्ट्रवादी नेता जे.एम. सेनगुप्ता ने असम में चाय बागानों पर मजदूरों के विरोध और हड़ताल में उनका समर्थन किया। सी.आर. दास की पत्नी बसंती देवी 1921 में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला स्वयंसेवकों में से एक थी। बीरेंद्रनाथ समल ने संघ विरोधी बोर्ड आंदोलन का आयोजन किया। मिदनापुर के कोंटाई और तामलुक उपमंडलों में नवंबर में दिसंबर 1921 समसल ने के बीच एक कर मुक्त आंदोलन शुरू किया। मिदनापुर की महिष पर्याप्त किराएदारी। जितेंद्रलाल बैनर्जी ने 1921-22 में बोगरा, पबना और बीरभूम में बंदोबस्त कार्यों का विरोध करने के लिए किसानों को संगठित किया। सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन का समर्थन किया और इस्तीफा दे दिया। सिविल सेवा से उन्हें नेशनल का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। कलकत्ता में कॉलेज अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली, जो खिलाफत के सबसे प्रमुख नेता थे, ने आंदोलन को फैलाने के लिए गांधी के राष्ट्रव्यापी दौरे में उनका जोरदार समर्थन किया। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में मोहम्मद अली ने घोषणा की कि मुसलमानों के लिए ब्रिटिश सेना में बने रहना धार्मिक रूप से गैरकानूनी है। अली बंधुओं को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी द्वारा असहयोग के आह्वान के जवाब में मोतीलाल नेहरू ने अपनी कानूनी प्रथा को त्याग दिया। उन्हें 1921 में गिरफ्तार किया गया था। अन्य उल्लेखनीय वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, जिनमें एम.आर. जयकर, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभाई पटेल, सी. राजगोपालाचारी, टी. प्रकाशम और आसफ अली शामिल थे। उनके बलिदान ने कई अन्य लोगों को प्रेरित किया, जिन्होंने सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया और स्वतंत्रता संग्राम की मुख्यधारा में प्रवेश किया। लाला लाजपत राय शुरू में असहयोग की नीति के पक्ष में नहीं थे, वे स्कूलों के बहिष्कार के खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। वास्तव में उन्होंने 1922 में इसे वापस लेने का विरोध किया था। राजेंद्र प्रसाद ने गांधीवादी आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया। बिहार में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में आंदोलन का प्रसार किया और असहयोग को क्रांतिकारी का एक व्यवहार्य विकल्प माना। एक औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए आतंकवाद। मोतीलाल तेजावत ने भीलों और भील आंदोलन को संगठित किया, असहयोग गतिविधियों को मजबूत किया। अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र में आदिवासियों का नेतृत्व किया और उनकी मांगों को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया। खिलाफत नेता हसरत मोहानी ने अली भाइयों की गिरफ्तारी की निंदा की और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमनादास द्वारकादास, कोवासजी जहांगीर, फिरोज सेठना और सेतलवाड़,
जो सभी उद्योगपति वर्ग से संबंधित थे, ने 1920 में एक असहयोग विरोधी संघ की स्थापना की। कुंजा अहमद हाजी, कलाथिंगल मोहम्मद अली मुस्लियार, सिथी कोया थंगल और एम्बिची कोया थंगल ने कई स्थानों पर स्थापित खिलाफत गणराज्य के अध्यक्ष के रूप में काम किया। के माधवन नायर, यू गोपाल मेनन, याकूब हसन और पी मोइदीन कोया खिलाफत नेता और समर्थक थे। असहयोग आंदोलन के फरवरी 1921 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य खिलाफत आंदोलनकारी मोहम्मद उस्मान ने कलकत्ता में स्वयंसेवी समूहों और ट्रेड यूनियनों का आयोजन किया। स्वामी विश्वानंद रामजस अग्रवाल द्वारा समर्थित ए मारवाड़ी खदान मालिक और स्वामी दर्शनानंद ने असहयोग आंदोलन के लिए रानीगंज झरिया पट्टी के कोयला खनिकों को संगठित किया। किशन सिंह और मोटा सिंह ने गैर राजस्व आंदोलनों का आह्वान किया और बब्बर अकाली समूह का नेतृत्व किया, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के असंतुष्ट के रूप में उभरा। 1921 जालंधर और होशियारपुर में जयरामदास दौलतरामा गांधी के करीबी सहयोगी थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन को बढ़ावा दिया। गांधी के समर्थक स्वामी गोविंदानंद को मई 1921 में देशद्रोह के आरोप में 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। बाद में वे कांग्रेस के आलोचक बन गए। एस.ए. डांगे, आर.एस. निमकर, वी.डी. सत्ये, आर.वी. नाडकर्णी, एस.वी. देशपांडे, के.एन. जोगलेकर एक कट्टरपंथी छात्र समूह के सदस्य थे और उन्होंने आंदोलन को बढ़ावा दिया, हालांकि वे गांधी के विचारों के अनुरूप नहीं थे। वे समाजवादी झुकाव वाले करोड़पति अरबी लोटवाला से प्रभावित थे। डांगे ने अप्रैल 1921 में गांधी बनाम लेनिन की रचना की और स्वराज के पक्ष में थे। कारखानों का राष्ट्रीयकरण करना और जमींदारी भूमि को किसानों में बांटना। थिरुविका ने मजदूर विद्रोह और हड़ताल का समर्थन किया। जुलाई से अक्टूबर 1921 तक बकिंघम और कर्नाटक कपड़ा मिले। सिंगारवेलु चेट्टियार मद्रास में एक वकील और श्रम आयोजक थे और उन्होंने श्रम और विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन। वह दक्षिण भारत के पहले कम्युनिस्ट थे और पूंजीवादी निरंकुशता के खिलाफ अहिंसक असहयोग का इस्तेमाल करने के पक्ष में थे। कोंडा वेंकटप्पा, ए कालेश्वर राव, टी प्रकाशम और पट्टाभी सीतारामन ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। आंध्र डेल्टा क्षेत्र। दुग्गिराला गोपाल कृष्णैया ने गुंटूर जिले के चिराला पराला के छोटे से शहर के निवासियों को शहर को नगर पालिका बनाने और स्थानीय करों में बढ़ोतरी की सरकार की योजना का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। असम के स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता नबीन चंद्र बारदोलोई ने असहयोग के पक्ष में थे लेकिन हड़ताल के खिलाफ थे। वृक्षारोपण, क्योंकि वह स्वयं एक बोने वाला था। जलियांवाला बाग के बाद त्रासदी, उन्होंने अपना कानून अभ्यास छोड़ दिया और स्वतंत्रता में शामिल हो गए। गति, उन्हें करमवीर के नाम से जाना जाता था। असम केसरी, अंबिकागिरी रॉय चौधरी की कविता का असमिया पर गहरा प्रभाव पड़ा और राष्ट्रवादी को जगाने में मदद मिली। उनमें आत्मा। मुजफ्फर अहमद ने कलकत्ता में अग्रणी कम्युनिस्ट समूह का गठन किया। वह एमेन से प्रभावित थे। रॉय और नलिनी गुप्ता। सोमेश्वर प्रसाद चौधरी, कलकत्ता के एक छात्र। नील की खेती के विरोध में किसानों को संगठित किया। राजस की नादिया और पबना मुर्शिदाबाद सीमा। पुरुषोत्तम दास टंडन, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद बल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री ने 1920-21 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद ने फरवरी 1921 में गोरखपुर के एक सरकारी स्कूल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आज पत्रिका में योगदान देना शुरू कर दिया। उनके उपन्यास प्रेम हराम, रंगभूमि आदि गांधीवादी सिद्धांतों और मूल्यों को दर्शाते हैं और स्वतंत्रता हासिल करने के लिए एक प्रभावी हथियार के रूप में असहयोग का समर्थन करते हैं। बाबा रामचंद्र ने दक्षिण में किसानों के विद्रोह का आयोजन किया और
दक्षिण पूर्व अवध और किसानों के विद्रोह को के साथ विलय करने में मदद की। असहयोग आंदोलन। फरवरी 1921 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शाह नईम अता ने खुद को सैलून का राजा घोषित किया और कर मुक्त आंदोलन की शुरुआत की। एम.एन. रॉय एक कम्युनिस्ट नेता, कम्युनिस्ट पत्रिका वेंगार्ड के संपादक थे। उन्होंने सत्र न्यायालय की निंदा की। चौरी चौरा के 225 आरोपियों में से 172 को मौत की सजा। 22 पुलिसकर्मियों की मौत के खिलाफ घटना, बाद में 19 को फांसी पर लटका दिया गया और बाकी को ले जाया गया। गोरखपुर गांव में सेना के पेंशनभोगी भगवान अहीर को ब्रिटिश पुलिस ने पीटा। इस घटना ने गांव में राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का दिया, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। चौरी चौरा में किसानों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। M.K. गांधी ने औपचारिक रूप से साबरमती आश्रम से दांडी तक ऐतिहासिक दांडी मार्च के पूरा होने के बाद एक मुट्ठी नमक उठाकर 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इस प्रकार सरकार द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ दिया। वो आंदोलन के पीछे प्रमुख ताकत थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जमीनी स्तर पर भागीदारी को प्रेरित किया। राजगोपालाचारी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में तमिलनाडु में तंजौर तट पर त्रिचिनोपोली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किया। उन्हें 30 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार किया गया था। केलपन एक नायर कांग्रेस नेता ने वाइकोमो का शुभारंभ किया। सत्याग्रह और की अवज्ञा में कालीकट से पायनेर तक कूच किया। नमक कानून। जवाहरलाल नेहरू आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे और 17 अप्रैल 1930 को नमक कानून की अवहेलना के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने एक क्रांतिकारी कृषि कार्यक्रम तैयार किया और संविधान सभा को प्रमुख राजनीतिक नारे के रूप में बनाने का सुझाव दिया। पी. कृष्णा पिल्लई ने राष्ट्रीय ध्वज का बचाव किया और लाठी का विरोध किया। 11 नवंबर 1930 को कालीकट समुद्र तट पर अधिकार। बाद में उन्होंने केरल कम्युनिस्ट आंदोलन की स्थापना की। खान अब्दुल गफ्फार खान ने अहिंसक क्रांतिकारियों के एक कबीले का गठन किया, खुदाई खिदमतगर, जिसे लाल शर्ट के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, एक सरकारी नमक डिपो, धरसाना साल्ट वर्क्स की ओर एक मार्च में शामिल थी। इस पूर्ण अहिंसक कार्य में भाग लेने वाले अन्य नेताओं में इमाम साहब, दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष के गांधी के साथी और गांधी के पुत्र मनीलाल थे। सूर्यसेन के चटगांव विद्रोह समूह ने 2 शस्त्रागारों पर छापा मारा और एक अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने भारतीय रिपब्लिकन सेना के नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया और भारतीयों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने का आह्वान किया। बंबई में राष्ट्रवादी मुसलमानों के नेता अब्बास तैयब जी ने गांधी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन में उनकी जगह ली। हालांकि उन्हें भी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। अंबालाल साराभाई और कस्तूरभाई लकी ने मोतीलाल नेहरू को बीच की बाधाओं को दूर करने में अपना सहयोग दिया। कांग्रेस और बॉम्बे मिल मालिक और उद्योगपति जैसे G.T. बिरला, जिन्होंने 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच दान दिया, जमनालाल बजाज, जिन्होंने कई वर्षों तक AICC कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और बॉम्बे में गांधीवादी नेतृत्व का प्रतिनिधित्व किया, होमी मोदी, वालचंद हीराचांद, लालजी नारंगी, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम आदि ने आंदोलन के पहले चरण में समर्थन किया। होमी मोदी ने मार्च 1931 में बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन को अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि हालांकि स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योग की मदद की थी, लेकिन लगातार हड़तालों ने व्यापार और उद्योग को अस्त व्यस्त कर दिया था। 1921 में राष्ट्रवादी संघर्ष के प्रति उदासीन रहे नारंगी और ठाकुरदास ने वित्त, मुद्रा, राजकोषीय नीति और रेलवे पर भारतीय नियंत्रण की मांग की।
हालांकि सितंबर 1930 से उद्योगपतियों और व्यापारियों के समर्थन में भारी गिरावट आई, जिसमें प्रमुख व्यापारियों के कांग्रेस के साथ मतभेद थे। चंद्रप्रभा सैक्यानी ने असम में आदिवासी कचारी ग्रामीणों को वन कानूनों को तोड़ने के लिए उकसाया। सुभाष बोस और जे.एम. सेनगुप्ता ने बंगाल कांग्रेस में गुट समूह का नेतृत्व किया और सविनय अवज्ञा का संचालन करने के लिए प्रतिद्वंद्वी संगठनों की स्थापना की। बोस ने गांधी की आलोचना की, जब गांधी ने मई 1933 में आंदोलन को स्थगित कर दिया। उन्हें विठलभाई पटेल का समर्थन प्राप्त था। बोंगा मांझी और सोमरा मांझी ने हजारीबाग में कांग्रेस के साथ संस्कृति की तर्ज पर आंदोलन का नेतृत्व किया। रायबरेली के स्थानीय नेता कालका प्रसाद ने इसे बढ़ावा दिया। नो रेंट अभियान। शांति और सुनीति चौधरी ने टिप्रा के जिला मजिस्ट्रेट स्टीवंस की हत्या कर दी। उनकी कार्रवाई ने क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं के प्रवेश को चिन्हित किया। राष्ट्रवादी जमींदार सेठ अचल सिंह ने ग्राम का वित्त पोषण किया। आगरा में सेवा संघ और क्षेत्र में दंगों के प्रति उदासीन रहा। अहिंसा की नीति का कड़ाई से पालन करते हुए मुस्लिम स्नातक शेख अब्दुल्ला ने एक आंदोलन शुरू किया और 31 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल पर हमला किया, जहां पुलिस गोलीबारी में 21 लोग मारे गए थे। उन्होंने एक समूह के साथ घनिष्ठ संपर्क भी विकसित किया। निरंकुश जम्मू हिंदुओं के पीएन बजाज। पंजाब में एक मुस्लिम नेता मोहम्मद यासीन खान ने महाराजा जय सिंह सवाई के राजस्व में वृद्धि, बेगार और शिकार के उद्देश्य से वनों के आरक्षण के विरोध में इस्लाम की ओर झुकाव वाला अर्ध आदिवासी किसान समुदाय का आयोजन किया। के.एम. भारत के पहले मार्क्सवादी इतिहासकार बने अशरफ आंदोलन से जुड़े थे। पंडित मदन मोहन मालवीय, जो 1920 के दशक से गांधीवादी नीतियों के समर्थक थे, गांधी द्वारा हरिजन अभियान शुरू करने के साथ ही दूर होने लगे। उन्होंने एक अलग कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी की शुरुआत की। सत्यमूर्ति, भूलाभाई देसाई, एम.ए. अंसारी, एन.बी.सी. रॉय ने पुनर्जीवित होकर चुनावी राजनीति में वापसी की मांग की। स्वराज पार्टी। जयप्रकाश नारायण, अछूत पटवर्धन, यूसुफ महराली, अशोक मेहता और मीनू मसानी चाहते थे कि कांग्रेस का वामपंथ से जुड़ाव हो। संपूर्णानंद ने भारत के लिए ए टेंटेटिव सोशलिस्ट प्रोग्राम तैयार किया और 1934 में एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की शुरुआत हुई, जिसने नरेंद्र देव ने समर्थन किया था। के.एफ. नरिमन और यूसुफ मेहर अली ने कांग्रेस की युवा शाखा का नेतृत्व किया और बाद में समाजवादी नेताओं के रूप में उभरे। स्वामी गोविंदानंद ने कराची और सिंध में आंदोलन का नेतृत्व किया। एन.वी. गाडगिल ने अपने समाजवादी झुकाव के साथ 1929 में मंदिर प्रवेश आंदोलन को समर्थन दिया और गैर ब्राह्मण सत्यशोधक समाज, पूना के केशवराव जधे द्वारा प्रतिनिधित्व के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। बी.आर. अंबेडकर, जो अछूत महारों के नेता थे, 1930 में गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस महारों के राजनीतिक आंदोलन को जीतने में विफल रही। गोपबंधु चौधरी ने उड़ीसा में आंदोलन को लोकप्रिय बनाया और बालासोर, कटक और पुरी जिलों के तटीय क्षेत्रों में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तरुणाराम फुकन और एन.सी. बारदोलोई, दो प्रमुख कांग्रेस नेता, असम में आंदोलन के खिलाफ थे। उन्होंने आधिकारिक रूप से वन सत्याग्रह करने से इनकार कर दिया। शर्मा ने किसान सभा आंदोलन को सक्रिय किया। जजुनंदन इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कृष्णा जिले के दुग्गिराला बलराम कृष्णिया ने 1931 में तटीय आंध्र में एक राजस्व रहित अभियान शुरू किया। उन्होंने एक तेलुगु गाथा गीत गांधी गीता भी लिखी, जिसने देशभक्ति की भावनाओं को जगाया। एन.वी. रामा नायडू और एन.सी. रंगा ने 1931 में नेल्लौर में वेंकटगिरी एस्टेट में एक वन सत्याग्रह का आयोजन किया। ए.के. गोपालन, एक स्कूली शिक्षक, एक लोकप्रिय कार्यकर्ता थे।
केरल में गुरुवायूर और बाद में केरल का सबसे लोकप्रिय बन गया। कम्युनिस्ट किसान नेता मन्नू गोंड और चैतू कोइकू ने दिया वन सत्याग्रह। मध्य प्रांत के बैतूल में मौलाना भसानी ने सिराजगंज में एक बड़ा प्रजा सम्मेलन आयोजित किया और जमींदारी उन्मूलन और कर्ज में कमी की मांग की। बीटी राणदेव और एसवी बॉम्बे और अब्दुल में देश पांडे। कलकत्ता में हलीम, सोमनाथ लाहिड़ी और रानन सेन युवा कम्युनिस्ट उग्रवादी थे जिन्होंने कई श्रमिक हड़तालें आयोजित की। वी.बी. कार्णिक, मणिबेन कारा, रजनी मुखर्जी और निहारेदु दत्ता अन्य नेता थे जिन्होंने ट्रेड यूनियन गतिविधियों की शुरुआत की। एम.एन. रॉय और उनके अनुयायियों ने गांवों में समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाया और अवध में कर न लगाने का अभियान शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन एम.के. गांधी ने अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए एक चौतरफा अभियान की योजना बनाई। समझौता करने में क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत से वापसी। बॉम्बे में गोवालिया टैंक में ऐतिहासिक अगस्त की बैठक में गांधी ने अपने मंत्र करो या मरो की घोषणा की। उन्हें 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने आंदोलन में शामिल भारतीयों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई के विरोध में फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास किया। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी समूह के सदस्य थे और उन्होंने आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुरानी, पटनायक, आर.पी. गोयंका और अच्युत पटवर्धन भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में भूमिगत आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े नेता थे। चित्तू पांडे, जिन्होंने खुद को गांधीवादी कहा, का गठन किया। समानांतर सरकार और बलिया के सभी 10 स्थानों पर कब्जा कर लिया। अगस्त 1942 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में उषा मेहता ने सक्रिय रूप से आंदोलन का समर्थन किया और कांग्रेस रेडियो चलाने वाले एक छोटे समूह की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। जवाहरलाल नेहरू ने शुरू में कट्टर नमपंथियों का समर्थन किया, जो गांधी की योजना के विरोध में थे, लेकिन बाद में उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। सुमति मोरारजी ने अच्युत पटवर्धन की भूमिगत गतिविधियों में मदद की। वह बाद में भारत की प्रमुख महिला उद्योगपति बनी। रासबिहारी बोस, एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता, चुने गए थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष, मार्च में गठित। 1942 जून 1942 में वह 1915 से भगोड़े के रूप में जापान में रह रहे थे। उन्होंने युद्धबंदियों के रूप में लिए गए भारतीय सैनिकों को लामबंद किया। जापानी सेना दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों की हार के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के लिए अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाले एक भारतीय सैनिक कैप्टन मोहन सिंह को जापानियों ने युद्धबंदी बना लिया था। उन्हें एक जापानी सेना अधिकारी ने भारत की आजादी के लिए जापानियों के साथ काम करने के लिए राजी किया। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय सेना का कमांडर नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हुए। उनकी सबसे प्रसिद्ध घोषणाओं में से एक थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईने ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष बोस के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम। सी राजगोपालाचारी और भूलाभाई देसाई कट्टर नरमपंथी थे, जो स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद मुस्लिम बहुल प्रांतों के जनमत संग्रह के माध्यम से अलग होने के अधिकारों को मान्यता देने के पक्ष में थे। उन्होंने जुलाई 1942 में एआईसीसी से इस्तीफा दे दिया। किलोग्राम मशरूवाला ने हरिजन के 2 जुझारू मुद्दे लाए। महादेव देसाई की गिरफ्तारी के बाद की भावनाओं को जगाने के लिए लोग केटी बंगलौर में एक कांग्रेस नेता भाष ने ट्रेड यूनियन क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई और लगभग 30,000 श्रमिकों द्वारा हड़तालें आयोजित की। सतीश सामंत, एक स्थानीय कांग्रेस नेता और प्रथम
तमलुक जाति सरकार के सरबद्ध नायक ने मिदनापुर के तमलुक उपमंडल में एक विद्रोही राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने में मदद की। तमलुक में 73 वर्षीय किसान विधवा मातंगिनी हाजरा 29 सितंबर 1942 को हुई हिंसा में मारे गए थे, जब सुताहाता पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया था। मातंगिनी ने गोली लगने के बाद भी राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा रखा। एक अनपढ़ ग्रामीण लक्ष्मण नाइक ने कोरापुट की एक बड़ी आदिवासी आबादी का नेतृत्व जयपुर जमींदारी के विरोध में किया और पुलिस थानों पर हमला किया। लक्ष्मण नाइक को नवंबर में फांसी दी गई थी। 16/1942 को वन रक्षक की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में नाना पाटिल ने सतारा में विद्रोह का नेतृत्व किया।